साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी महज 15 सीट पर सिमटकर रह गई थी। इस बार साल 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 विधानसभा के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं कांग्रेस की पहली सूची को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची 10 सितंबर तक जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और ये किसी भी निर्णय पर पहुंचे, पर जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। चुनाव नजदीक हो और सियासी पारा गर्म न हो, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सियासत में आपसी वार पलटवार के मैदान में उतरा भी नहीं जा सकता है। बीजेपी ने जहां अपने 21 प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक पत्ते भी नहीं खोले हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में दावेदारों की सूची को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर सीएम हाउस में चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में दावेदारों को लेकर मंथन किया गया, साथ ही जिताऊ कैंडिडेट को लेकर चर्चा की गई है। बैठक को लेकर जहां बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं, हमारे बारे में ही सोच रही है। 8 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद घोषणा होगी। देखिए, बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं है, वो हमारे बारे में ही ऑब्सेस्ड हैं, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, ढंग से, सोच समझकर आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सभी बैठकर बातचीत करते हैं और कंसेंसस बिल्ड अप करके हमारे दोनों ही प्रमुख पार्टी मैदान में जाने को तैयार है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी जारी है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर सियासत जारी है। इन सियासी बयानबाजी के बीच आखिर किसको कितना फायदा मिलेगा, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों प्रत्याशी और दावेदारों को लेकर मंथन और टेंशन का दौर जारी है। मंथन इसलिए क्योंकि कौन प्रत्याशी होगा, कौन चेहरा होगा, क्योंकि वही चेहरे जो होंगे वो फिर से एक बार सत्ता तक पहुंचाने के लिए कामयाबी की राह प्रशस्त करेंगे। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। सूची के बाद से कांग्रेस ने थोड़ी तेजी जरूर दिखाई, लेकिन आज तक भी कांग्रेस अपनी पहली सूची को लेके इंतजार कर रही है और अब ये इंतजार संभवतः 10 सितंबर के आसपास तक रहेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जुड़े हुए, पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से आरपी सिंह मुख्य प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आरपी जी आपसे है कि लगातार 2 दिनों तक चुनाव समिति की बैठक चली, क्या लगता है इंतजार और कितना करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो 21 नामों का ऐलान सप्ताह भर से पहले ही कर दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये सवाल पूछना चाहिए, जो 21 नामों का ऐलान आपने किया है, इसमें से पिछली बार कितनी सीटें जीती थी और इस बार कितनी जीतने की उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस राज्य में ऐसी है कि वो चाहे तो आज रात को पूरी 90 सीटों की सूची जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कुल सीटें मिलनी कितनी हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, स्वनाम धन्य अमित शाह जी, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी के बाद नंबर 2 की हैसियत उनकी केंद्र सरकार में। आरोप पत्र जारी करने के लिए आए थे। स्थिति ये थी कि आरोप पत्र जारी करने का जो समय दिया था वो 10:30 बजे का था। बाद में किन्हीं आवश्यक कारणों से उसे बढ़ाकर 12 बजे किया गया और हालात ये थे कि 10:15 बजे आरोप पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। 10:20 पर वो आरोप पत्र हमको भी मिल चुका था और सारे पत्रकारों को मिल चुका था। ये तो एक तरफा बात है, छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि अमित शाह के आरोप पत्र जारी करने के समय को 1.5 घंटा बढ़ाना क्यों पड़ा। इस शहर के सारे पत्रकार जानते हैं और आज तो कुछ अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी दिया है कि मात्र 1500
1500 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम अमित शाह जी के आगमन के बाद भी भर नहीं पाया। स्कूल कॉलेज के बच्चों को हाथ जोड़कर पकड़ पकड़ कर बिठाया गया, तब ले दे के आधा ऑडिटोरियम भरा। तो ये एक संकेत है बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस राज्य की जनता ने गंभीरता से लेना मना कर दिया है, एकदम बंद कर दिया है, गंभीरता से लेते ही नहीं है। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा राहुल जी भी आए थे, युवा सम्मेलन था। मैं तो चुनौती देता हूं कि इस राज्य में मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी, कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का जो इतने बड़े सम्मेलन को कभी संबोधित किया हो तो मुझे तारीख और समय बता दे। आलम यह था कि 2 लाख से अधिक लोग वहां बैठे थे और 2.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे थे ताकि उनके बैठने की व्यवस्था वहां हो सके। तो ये बताता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा। चले, बेहद ही गंभीर आपने बात कहा कि जिस दिन मतगणना 2023 का होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा। सुंदरानी जी, बेहद गंभीर आरोप तब आप लोगों पे लग रहे हैं जब आप लोगों ने 21 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आजकल दिन में सपने देखने लगी है। एक बार उन्होंने जीत लिया 5 साल पहले का चुनाव, गलत फहमी में डाल के, गलत वादे करके, झूठे वादे करके 36 वादे ऐसे किए जो पूरे नहीं हुए। जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है प्रदेश में, कहीं न कहीं चला चली की बेला में है, लेकिन ये अपनी झेप मिटा नहीं पा रहे क्योंकि 71 विधायक होने का ये दम्भ भरते हैं और 71 विधायक के कितने कम हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे, 25 कम हो जाएंगे, ये इस मुगालते में है। लेकिन जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और छीनती है तो वैसे ही छीनती है जैसे 2018 में हमको 15 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पे आके खड़ी हो जाए, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी छत्तीसगढ़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल संघर्ष की है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में इनसे आगे है, टिकट वितरण में आगे है, 21 सीटें हमारी घोषित हो चुकी है। और जैसा कि भाई आरपी सिंह जी अभी कह रहे थे कि ये चाहें तो आज ही 90 सीटों की घोषणा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं क्योंकि हमारा होमवर्क मजबूत है, हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने जमीनी आधार पे सर्वे किया, पार्टी के आधार पे सर्वे किया है, संगठन ने अलग सर्वे कराया, तो हमारे पास निश्चित रूप से हम 90 सीटें कभी भी घोषित कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में सिर फुटबल शुरू होगा। पहली सूची जारी तो करके देखें। आज तो भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बात की चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को। टीएस सिंहदेव बाबा अंबिकापुर लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। 100 से अधिक लोगों ने वहां आवेदन किया, जिसको टिकट नहीं मिलेगी सब सिर चढ़ाई करेंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, टीएस सिंहदेव बाबा के ऊपर। ऐसे हर एक सीट की स्थिति है। आप रायपुर राजधानी में देख लीजिए, 20-20, 25-25, 30-30 लोगों ने टिकट मांगा है। ये कहां से असंतोष को दबा पाएंगे कांग्रेस पार्टी। एक बार जब मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेता हूं, सुंदरानी जी, संजीव जी, आपको क्या लगता है कि टिकट पे मंथन और टेंशन का जो दौर जारी है ये कितना परिणाम मूलक होगा? और आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस पहली सूची जारी करेगी तो बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है कि सिर फुटअव्वल का नौबत आएगा, आपने कई चुनाव को कवर किया है, क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? अवधेश, सबसे पहली बात ये है कि जो भी पार्टी जो भी उम्मीदवार खड़ा करती है चुनाव, तो स्वाभाविक रूप से वो ये चाहती है कि वो चुनाव जीते। तो सही बात है ना कि ऐसे उम्मीदवार को अब चुनाव मैदान में नहीं उतारना चाहेगी जो चुनाव लूज करे, चुनाव हारे या फिर किसी भी प्रकार से कमजोर हो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार से। तो यही कारण है कि लगातार मंथन का दौर चलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी अदर पार्टियां जो करती हैं, उनके साथ यही रहता है कि वो ऐसे कैंडिडेट चुनने की कोशिश करते हैं, ऐसे कैंडिडेट पर विचार करने की कोशिश करते हैं जो चुनाव जिता कर दे, सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे अहम बात ये है कि ये नंबर्स का गेम होता है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। संजीव जी, कंटिन्यू आप करिए। तो मैं ये कह रहा था कि उसी प्रकार से कि कोई भी पार्टी हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, वो ऐसे कैंडिडेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव जिता कर दे, जो जीते
वो नंबर बढ़ाए और उस हिसाब से वो सरकार बनाने की शायद इसीलिए बिल्कुल आपने सही कहा, शायद इसीलिए मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। आरपी जी, आपको क्या लगता है कि सुंदरानी जी आरोप लगा रहे हैं कि उनका होमवर्क स्ट्रांग है, इसलिए 90 सीटों कभी भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है सुंदरानी जी, आप भी सुनिएगा, कि कांकेर के कैंडिडेट हो, राजिम के कैंडिडेट हो, मरवाही के कैंडिडेट हो, जब इनके नामों का ऐलान किया गया तो इन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। तो ये कैसा होमवर्क था आरपी जी? देखिए, होमवर्क बड़ा आसान सा है। इनको पता है कि पिछली बार हम जीते थे 15 सीट, एक बाई इलेक्शन में हार गए 14, और एक जो विधायक रहे वो हमारे बीच में रहे नहीं, इसलिए एक सीट खाली होगी, 13 सीट है। इस बार इनको पूरा भरोसा है कि हम 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीट आज जारी कर दीजिए, कल जारी कर दीजिए, 6 महीने पहले जारी कर दीजिए। देखिए, जो 21 की सूची है उसको गौर से देखिए। जोगी कांग्रेस से गए हुए आदमी का आपने टिकट दी है, बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ के गए हुए आदमी का आपने टिकट दी है। धर्मांतरण के नाम पर आप 5 साल गला फाड़ते रहे, प्रदेश में दंगा कराने की आपने कोशिश की, और धर्मांतरित आदमी जो है प्रबोध बिंज, आपने उसको टिकट दी है। टिकट वितरण का यह आलम है कि पूर्व प्रत्याशी सरायपाली, जहां स्वनाम धन्य अमित शाह जी गए थे, श्याम तांडी जी उनको, जैसे अमित शाह जी आते हैं उसको कपबोध देते हैं, अपने गिफ्ट देते हैं, और सार्वजनिक रूप से आके 2000 साथियों के साथ कांग्रेस शामिल हो जाते हैं। बिंज जी का विरोध करने के लिए आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेर लेता है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई तो आपस में है इनकी। वो हम जब यूथ कांग्रेस में थे तो एक नारा लगाते थे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बिल्कुल। तो इनकी लड़ाई हमसे नहीं है, इनकी लड़ाई आपस में है। एक नेता दूसरे नेता को कैसे नीचा दिखाए, एक नेता दूसरे नेता के क्षेत्र में जाकर उसको कैसे कमजोर करे, और सब मिला के अगर आप देखेंगे अंदरूनी सतह पर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही नहीं चाहते कि हम यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति में आए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए आप कि गुजरात से एक केंद्रीय मंत्री को लाके बिठाया गया है। सुंदरानी जी कह रहे थे कि 100 फार्म आ रहे हैं। अरे तो ये सोचिए कि हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में कितना उत्साह है कि 100 लोग एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। आपके यहाँ 21 सीटों के लिए कितने लोगों ने दावेदारी की थी, मुझे नाम बताएंगे? एक सीट के लिए अगर 5 नाम भी तो मुझे बता दीजिए। तो ऊपर से सिक्का चल रहा है, अमित शाह जी का डंडा चल रहा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, जिसको मर्जी उसको टिकट देना, जिसको मर्जी उसको नहीं देना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। पार्टी से है तो ठीक है, पार्टी से नहीं है तो भी ठीक है। ये बताता है कि कोई होमवर्क नहीं है। अगर होम हो तो वर्क है, यहाँ तो ना होम है ना वर्क है। तो सब मिला के ये भगवान भरोसे बैठे हैं। और कम से कम यहाँ के जो नेता है, दिल्ली से लोगों की बात नहीं करता हूं मैं, यहाँ जो नेता है आप उनसे कभी स्टूडियो से बाहर मिलिए, अकेले में पूछिए कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं मिलेगा जो दावे के साथ कह सके कि हम 10 सीटें जीत रहे हैं। चलिए मैं सुंदरानी जी से इसी का जवाब ले लेता। सुंदरानी जी, आप लोगों ने 21 नामों का पहला सूची जारी कर दिया। सवाल ये उठ रहा है लगातार और बार बार कि उस टिकट वितरण के बाद, उस ऐलान के बाद आप लोगों ने फॉर्मूला बदल दिया। फॉर्मूला ऐसा बदल दिया कि आप लोगों को शेष सीटों पे पर्यवेक्षक भेजना पड़ गया। पर्यवेक्षक के बाद जो अन्य राज्यों के विधायक आए थे उन्होंने रिपोर्ट बनाई। अब उस रिपोर्ट और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट को मिला के टिकट तय किया जाएगा। इसी कारण विलंब किया जा रहा है। लेकिन 21 सीटों का जो ऐलान किया गया वो चमत्कारिक ढंग से कैसे कर दिया गया और उसके बाद क्यों फॉर्मूला बदला गया? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिभाषा होती है। कहीं न कहीं 21 सीटों का जो है वो सर्वे के आधार पे पूरा किया। 3 प्रकार के सर्वे, अलग अलग सर्वे हुए, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सर्वे हुआ। पार्टी के नेताओं ने राय मशवरा किया। आदरणीय माथुर जी, जामवाल जी एक एक क्षेत्र में जाकर जनता की नब्ज को टटोलने का काम किया। उसके बाद ये निचोड़ निकला 21 सीटों का। और बाकी सीटों पे भी हमारी तैयारी पूरी है। कहीं न कहीं राय मशविरा की बात है तो कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। वहां भी ली गई थी 21 क्षेत्रों में, और अभी भी ली गई, आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं की राय के कोई भी कैंडिडेट तय करना उचित नहीं होता। न 21 कैंडिडेट बिना कार्यकर्ताओं की राय के तय किए हैं, न वर्तमान में जो दूसरी सूचियां आनी है उसमें भी कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो मतलब क्या माना जाए कि कब तक दूसरी और तीसरी सूची आप लोगों की ओर से जारी हो जाएगा सुंदरानी जी? देखिए, हम समय से पहले चल रहे हैं। बिल्कुल। और आचार संहिता के पहले पूरी सूची आ जाएगी, ऐसा हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है। और जब वरिष्ठ नेताओं ने कहा है तो निश्चित रूप से आएगी। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल संजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक ये समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये चौथा चुनाव लड़ने जा रही है। 2003 में, 8 में, 13 में और 18 में, अब 23 में, मतलब 5वां चुनाव लड़ने जा रही है।
क्या लगता है कि इस बार जो बदली हुई रणनीति बीजेपी की दिखाई पड़ रही है, उस रणनीति से क्या ये सत्ता में वापसी के लिए इन्होंने अपनी रणनीति बदली है या फिर कुछ और पर्दे के पीछे चल रहा है? चुनाव हुआ था वो एक सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा था, विपक्ष उस समय 2000 से 2003। उस समय की जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी चीजें हुई थी, वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई थी और वो आप भी उससे वाकिफ है। अगर उस समय आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है तो आपको पता होगा कि वो जिस तरह से चीजें हो रही थी लगातार, वो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई थी। उसके बाद 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव और 2018 का जो चुनाव, जो अंतिम जो चुनाव था, वो जो चुनाव थे, दो चुनाव तो तीनों चुनाव वो सरकार में रहते रहते लड़े थे। और चूंकि 15 साल के शासन के बाद स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर आता ही है सरकार के खिलाफ, चाहे किसी की भी सरकार हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था बहुत स्ट्रांग था, जिस हिसाब से वादे किए गए थे, सारी चीजें थी, वो बहुत स्ट्रांग था। और मुझे ऐसा लगता है कि 2018 के चुनाव के समय में कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो भी काफी स्ट्रांग थे। हमारी जिस हिसाब से बातें होती थी, चर्चा होती थी, उस हिसाब से वो सारी चीजें चल रही थी। अभी के चुनाव में अब चूंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर विपक्ष में है, कांग्रेस सत्ता में है, तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार के में रहते हुए चुनाव लड़ने से और विपक्ष में चुनाव में लड़ने से दोनों की रणनीति तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक है। जो भी पार्टी सरकार में रहती है तो उसका एक तरीका जो होता है चुनाव लड़ने का और जो उसके जो मुद्दे होते हैं और वो सारी चीजें जो होती है वो अलग होता है। सरकार में रहता है, जो भी पार्टी सरकार में रहती है वो स्वाभाविक रूप से जनता के सामने हम क्या क्या काम किए हैं, क्या करने वाले हैं और बेहतर किस हिसाब से करने वाले हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, उसको और करेंगे बेहतर तरीके से, ये सारी चीजें लेकर चुनाव में जाती है। और जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो स्वाभाविक रूप से वो याद दिलाती है जनता को कि सरकार में रहती है जो वादे किए हैं वो नहीं कर पाए हैं या नहीं किए हैं, या स्वाभाविक रूप से जैसे बिल्कुल इसीलिए बीजेपी की रणनीति है वो बदली नजर आ रही है। आप भी सवाल ये है कि बीजेपी ये दुहाई तो दे रही है कि हम 2020 साल पहले हमने जो किया हम फिर से उस चीजों को कर रहे हैं। आप लोग भी इससे अवेयर होंगे क्योंकि आप लोग सत्ताधारी दल है और आप 15 साल तक विपक्ष में चुनाव लड़े हैं। तो बीजेपी की इन रणनीतियों का क्या कुछ तोड़ निकल पाएगा या जो मंथन का दौर है वो लगातार चलता रहेगा? देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें चुटकुला सुनते थे। एक पहलवान पिता अपने पुत्र को बताता था कि जवानी में जितनी ताकत मेरे अंदर थी उतनी ताकत आज मेरे अंदर बुढ़ापे में भी है। तो पुत्र ने पूछा इसका सबूत क्या है? बोलो वो देख बेटा, जो बड़ी वाली चट्टान दिख रही ना, उससे मैं जवानी में भी हिला नहीं पाता था और आज भी हिला नहीं पाता। तो भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। देखिए, ये सच है कि हम 3 का चुनाव हारे, ये सच है कि हम 8 का चुनाव हारे, ये भी सच है कि हम 13 का चुनाव हारे। लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि हम 33 सीट से नीचे कभी नहीं गए। बिल्कुल हम 33 ऊपर बढ़ते गए, नीचे कभी नहीं गए। तो जब 33 सीट से बढ़ते बढ़ते सरकार बनाने तक हमको 15 साल लग गए, तो 13 सीट से बढ़ते बढ़ते 46 तक आने में भारतीय जनता पार्टी को 50 साल लगेंगे। तो ये हंसी खेल नहीं है। 14 लाख वोटों का अंतर पाटना, 10% वोट शेयर का अंतर पाटना, और वो ऐसे समय में जब हालिया में एक राष्ट्रीय मैगजीन जो आई है जो साल में 2 सर्वे करते ही कि आपका सीएम कितना लोकप्रिय है। बिल्कुल। तो पिछले वर्ष का जो अपना सर्वे है वो बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता इस राज्य में 55% थी, जो अब बढ़ के 59। सोचिए, 100 में से 60 आदमी मुख्यमंत्री को पसंद कर रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से मुकाबला श्रीचंद जी तो सुना रहे थे कि वो भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक प्रवक्ता हूँ, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं सुन लीजिए, मैं आज एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। अवधेश भाई आप लिख लीजिएगा। पाटन से आदरणीय विजय बघेल अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई बछड़े और सांड के बीच में है। भूपेश बघेल जी अगर पर्चा भरकर विधानसभा नहीं जाएंगे तो भी हार जीत का मार्जिन 30,000 से ऊपर का रहेगा, और अगर उन्होंने समय दे दिया तो ये 60,000 भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का राजनीतिक जीवन इस चुनाव के बाद समाप्त होने वाला है, और जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दी गई है ताकि भविष्य में उनका कोई नाम लेवा न बचे और उन्हें ससम्मान मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सके। सुंदरानी जी, बेहद गंभीर आरोप है। अब ये भी कहा जा रहा है कि विजय बघेल, आपने मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र किया कि पाटन से लड़ेंगे कि नहीं, उसका यह जवाब था कि विजय बघेल अपने जीवन का अंतिम चुनाव पाटन से लड़ेंगे।
क्या आपको लगता है कि और- वास्तविक में बीजेपी की अंदरूनी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है? बीजेपी वहां मजबूत स्थिति में है। अवधेश जी, आप कल्पना करिए क्या 2008 में भूपेश बघेल जी विजय बघेल जी से चुनाव हारे हैं। एक बार हारे हैं ना, मतलब हार तो सकते हैं ना, और विजय बघेल जीत सकते हैं, ये पाटन की जनता तय करती है ना। विजय बघेल को एक बार जितवाया है ना भूपेश बघेल के मुकाबले। तो आप इस बार भी देखिएगा, कहीं ऐसा न हो ममता जी की जैसे हार हुई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और ऐसे कई बार मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और भूपेश बघेल पाटन से हारने जा रहे हैं। लेकिन तैयारियां, सुंदरानी जी, सवाल घूम फिर के आ रहे हैं ना कि तैयारियां, आप भी जान रहे हैं कि किस स्तर की तैयारियां चल रही है। धरातल पे कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता अभी भी कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेताओं में अभी भी जो सामंजस्य है उसकी कमी देखने को मिल रही है। तो तैयारियां कैसे है, मतलब ये जरा समझाएंगे एक बार तो बेहतर रहेगा। आप लगातार चाहिए कुशाभाऊ ठाकरे आवास में तैयारियां हो रही, सुबह 9 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, कार्यकर्ता मोर्चे पे बिल्कुल बिल्कुल सुंदरानी जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। दरअसल देखिए, जिस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे एक भी मतदाता नहीं है जो आप लोगों के पक्ष में वोट करे, पहली बात। नहीं तो दूसरी बात, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे कोई दूसरा नहीं कह रहा है, कि बीजेपी में इन दिनों पहली बैठक इसलिए की जाती है कि दूसरी बैठक कब की जाएगी ये तय किया जाएगा, और दूसरी बैठक में ये तय किया जाता है कि पिछली बैठक में जो कहा गया था वो कितना हुआ, और तीसरी बैठक कब की जाएगी। अवधेश जी, ये सब कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, रणनीतियों में बात भारतीय किया था, जनता भ्रम की बात पार्टी करते हैं। रणनीति कुशाभाऊ ठाकरे आवास में बनाती है, एकात्म परिसर में बनाती है, उसका क्रियान्वयन जनता के बीच में होता है। हमारे नेता जनता के बीच में लगातार संपर्क कर रहे हैं, और हमने तो 21 उम्मीदवार जो खड़े किए उसमें आप देखिएगा 17-18 उम्मीदवार जीतने की स्थिति में। तो सरकार तो अपने आप भसक जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि आज जिस प्रकार से वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हमारी दूसरी सूची आने दीजिए, तीसरी सूची, पहले ही सूची में कांग्रेस का मनोबल थोड़ा टूटा है। तो मतलब सुंदरानी जी, आज आप टारगेट तय कर दीजिए, सुंदरानी जी आज आप टारगेट तय कर दीजिए बीएसटीवी पे कि इस बार 90 में कितना आप लोग जाएंगे। आपने कहा कि पहले सूची के 21 में से 17 सीटें आप लोग जीतेंगे। 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब 70 सीट आप लोग जीत रहे हैं। 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत। चलिए, आपकी इस बात को रिकॉर्ड करा लेता हूं मैं जी, कि निश्चित 2/3 रिकॉर्ड बहुमत करिए आरपी सिंह जी, और हम दोबारा बैठेंगे आपके साथ। चले, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बैठेंगे। और आरपी सिंह जी से भी आंकड़ा ले लीजिए, 75 बोलेंगे। आंकड़े, आरपी जी आप भी एक लाइन में आंकड़े बता दीजिए, आप लोग कितने सीट इस बार जीतने वाले हैं। आपकी बार 75 पार, हमारा तो सिंपल मैंने सा कहा नारा है, वो आपकी बार 75 सीट 75 की पार। बात करेंगे। पिछली बार 71 था, इस बार 75 है। और 15 मिनट में समझ जाएंगे। पिछली बार 71, इस बार 75। दूसरी बात, वो सन्नी देओल की फिल्म का एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली, जैसा इंसाफ नहीं मिला। वैसे इनका बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक आती, आउटकम कभी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के कीड़ा नेता जो मेरे मित्र है, उन्होंने बताया कि दरवाजा बंद करके इतने भाषण पिलाए जाते, इतने भाषण दिया, कान से खून निकलने लगता है। चलिए, आरपी जी, दरवाजे बाहर ताला बंद कर वक्त देते की ताकि नजाकत को कार्यकर्ता समझना भाग मत होगा। जाए। ये बीजेपी का हाल है। वक्त की नजाकत को समझना होगा, और चर्चा की अनुमति वक्त नहीं देते। आप तीनों मेहमानों का, सुंदरानी जी आपका बेहद शुक्रिया, आरपी जी आपका भी बेहद शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल जमा ये कि छत्तीसगढ़ में समय चुनावी चल रहा है, और जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम पे मंथन और टेंशन है, ये मंथन और टेंशन कुछ दिन और चलेगा, और दिसंबर ही तय करेगा कि इस मंथन का परिणाम कितना सुखद होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।